उत्तराखंड लाइव आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट देंगे प्रदेश की। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केस रिकॉर्ड उछाल पा रहे हैं। प्रदेश में आज पहली बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक दिन में 100 से ज्यादा आई है। उत्तराखंड में कोरोना के आज 102 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में 602 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। देहरादून में 55, अल्मोड़ा में 15, बागेश्वर में 8, पिथौरागढ़ में 1, हरिद्वार में 4, टिहरी में 8, पौड़ी 2, रुद्रप्रयाग 2, उधम सिंह नगर 4 और नैनीताल में 3 नए मामले आए हैं। आज में ये आपको उन तमाम जिलों की बता रहे हैं हम। ज्यादा संख्या बढ़े हुए आज 102 नए मामले आने के बाद किस जिले में कितने कोरोना के ये नए मामले सामने आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। अब कुल पॉजिटिव की जो संख्या हो जाती है वो 602 हो जाती है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया की संख्या भी बढ़ने लगी है। 4 जिलों में 29 कैंटोनमेंट जोन जो हैं वो घोषित किए गए हैं। हरिद्वार में सर्वाधिक 15 एरिया हॉटस्पॉट चिन्हित हुए हैं और देहरादून में 8 तो यूएस नगर में 4 हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित हुए हैं। पौड़ी में भी हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर पहले से 2 और उसमें डाल दिए जाएं तो 2 संख्या और बढ़ गई है हॉटस्पॉट की पौड़ी में। त्रिवेंद्र कैबिनेट में मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक एक दिन के वेतन कटौती का फैसला लिया गया है। सभी विधायकों के भत्तों में 30% कटौती का फैसला भी लिया गया है। यह आज 11 बजे हुई कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया गया। श्रम सुधार अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। तो वहीं अब राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकता है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी अप्रूवल माना जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब सब्जी, फल, फूल, मसाला, बीज में 50% सब्सिडी मिलने वाली है। कोविड-19 को लेकर लेबर लॉ में नया नियम बनाया गया है, जिसमें क्वारंटीन कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने भी निर्णय लिया, हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। लेकिन साथ साथ कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि चीफ सेक्रेटरी से लगाकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं, इस वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। सीधे रुख करते मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपांकर, आज की बैठक बेहद अहम और हम बता रहे हैं कि बहुत बड़े फैसले और बदलाव किए गए हैं। आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे आज की इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े कदम उठा लिए गए। बिल्कुल, सरकार के लिए अब चुनौती यह है कि यहां पर किस तरीके से बजटिंग की जाए, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाए। तो इसमें अब साफ है कि जो कर्मचारी, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे 4th क्लास के कर्मचारी हो, सभी का 1 दिन की सैलरी कटेगी अगले 10 महीने तक, जून से लेकर मार्च तक। इसी तरीके से दायित्वधारी है उनके 5 दिन की सैलरी कटेगी, यही मार्च 2021 तक। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, क्योंकि अभी ऑरेंज जोन है और अगर रेड जोन होता है फिर उसमें स्थितियां फिर बाद में होंगी। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हैं। ये जो अहम फैसले आपकी तरफ से लिए गए, ये राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए। देखिए, चूंकि कोविड से प्रभावित सभी राज्यों ने अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। हम लोगों ने भी सबसे पहले जो निर्णय लिए कोविड के अंतर्गत, सबसे पहले हमने मिनिस्टर्स और विधायकों की 30% सैलरी अगले 1 वर्ष तक काटने का निर्णय लिया है। भत्ते वगैरह भी कटेंगे सर? भत्ते वगैरह सारी सैलरी है, भत्ते है, सब में 30% की कटौती की जाएगी। विधायक निधि 2 साल की लगातार उसको 1-1 करोड़ रुपए सिलेंडर किया गया है, उसको भी कम किया गया है। आज जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी और चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सबको 1 महीने में केवल 1 दिन की सैलरी अगले इसी वित्तीय वर्ष तक उसको देनी होगी। कब से लागू होगा? जून से? हाँ, जो आने वाला महीना इसमें उसकी कटौती की जाएगी। दूसरा हम लोगों ने निर्णय, जो हमारा दायित्वधारी उनकी 1 महीने में 5 दिन की सैलरी की कटौती की जाएगी, ये भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हर महीने काटी जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिए हैं, बाकी 2 निर्णय पहले हो चुके हैं। 602 केस हो चुके हैं कोरोना के। प्राइवेट टेस्ट लैब की बात भी आप लोग कर रहे हैं और बढ़ाई जाएंगी?
देखिए, राज्य में चूंकि सबसे बड़ा, अगर हम अपने जोन में रहना चाहते हैं तो हमें टेस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें लैब बढ़ानी पड़ेंगी। इसके लिए हमने 2 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय हमने उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां प्राइवेट लैब को कितने रुपए में पर टेस्ट दिया है, फिलहाल उसको हम स्टार्ट करें, शुरुआत करें एकदम, ये निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय लिया गया कि तत्काल 4 दिन की अल्पकालीन वो निकाल कर टेंडर, और उसको जो भी प्राइवेट आना चाहे वो ICMR से बात करके और अपने यहाँ लैब स्थापित करके, जिससे कि अधिक से अधिक हम टेस्ट कर सकें, और जिससे कि राज्य में जितनी आवश्यकता है टेस्टों की पर लाख के हिसाब से, जिससे कि हम उस पूरे कंपोनेंट को पूरा कर चुके जो हमारे जो जोन है उसका निर्धारण करेगा। जिलों से जिले में जाने की बात है, उसमें फिलहाल क्वारंटीन की शर्त नहीं होगी। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो राज्य के अंतर्गत इस समय अनुमति लेकर जा रहे थे, अभी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन और उस रजिस्ट्रेशन को उनकी अनुमति मान ली जाएगी और वो किसी भी जिले में राज्य में जा सकते हैं। राज्य के अंदर बसें वगैरह चलनी कब शुरू होंगी परिवार? वो हम जल्दी ही निर्णय लेने वाले हैं और जल्दी ही हम राज्यों के अंतर्गत बस चलाने वाले हैं। दूसरे राज्यों जितने लोग हमारे आने तक आ चुके हैं, मैक्सिमम आ चुके हैं, अब बहुत कम मात्रा में बचे हैं। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी बसें खाली आई है। अभी हमारी जो दक्षिण से ट्रेन आनी थी 3 स्टेशन मिला के तो भी ट्रेन पूरी नहीं भरी। इसी प्रकार से जो अमृतसर से आनी थी वो ट्रेन भी हमारी आधी आई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि अब जहां हमारे लोग बचे हैं हम उन्हें बस के द्वारा लाएंगे और वो बहुत अधिक संख्या में नहीं है। तो कुल मिलाकर कंचन अगर बात की जाए तो अब सैलरीज कटेंगी, 1 दिन की सैलरी अगले 10 महीने के लिए। इस दायित्वधारियों की बात आपने सुनी। प्राइवेट लैब्स में अब टेस्टिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में जो रेट दिया जा रहा है प्राइवेट लैब में टेस्टिंग का, उसी रेट पे उत्तराखंड में टेस्टिंग होगी। फिलहाल उसका टेंडर में फिर अलग रेट तय होंगे, लेकिन टेस्टिंग बढ़ सके इसलिए प्राइवेट लैब्स को भी इजाजत मिलेगी। इसके साथ साथ जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेट किया जाएगा, जहां पर नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहां पर होटल्स को एक्वायर करने की बात डीएम्स को कही गई है कि आप होटल एक्वायर करें जिनमें टॉयलेट अटैच हो, खासतौर पर, ताकि एक व्यक्ति एक रूम में रह सके। तो सरकार की कोशिश कुल मिलाकर यह है कि इकोनॉमिक होते हुए इस काम को किया जाए ताकि लोगों को पूरी व्यवस्था दी जाए। और जिस तरह कोरोना का नंबर 602 पहुंचा है, यह सरकार के लिए जरूर चिंता बढ़ाने वाला है। दीपांकर, यही मेरे को अपडेट आपसे लेनी थी कि हम एकदम से 500 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए 600 पर पहुंच गए हैं। पहली बार आज ऐसा हुआ है कि हमने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। आज में अब तक में 102 संक्रमित लोग सामने आए हैं कोविड-19 के। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम आगे बढ़ते आपको बताएंगे उत्तराखंड लाइव में कि जंगलों में आग लगने के पुराने फोटोज को लेकर अब ट्वीट करने के मामले में साइबर पुलिस के निशाने में 17 लोग सामने आ चुके हैं जिनकी आईडी से ट्वीट किया गया है। अब इस मामले में तूल पकड़ने के बाद पुलिस और वन विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और उन रसूखदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से बच रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के जंगलों में आग लगने के वायरल ट्वीट्स के बीच मोर्चा संभाला। इसका असर ये हुआ कि वन विभाग से लेकर पुलिस तक हरकत में आई और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डाला। पुलिस को वन विभाग ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें 17 ट्विटर हैंडल की डिटेल शामिल है, लेकिन कई रसूखदार जिनमें इजराइल के राजदूत रोन मल्का, कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद और HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक का हैंडल वन विभाग की शिकायत में शामिल नहीं है। सुनिए अधिकारी क्या तर्क देते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें ये भी देखना है कि किसने जो है इनोसेंटली कोई चीज को आगे बढ़ाया। देखिए, ये एक होता है आम, अगर कोई खबर हमारे पास आती है तो जो एक इनोसेंट आदमी है वो बिना उसमें कोई अपनी तरफ से ज्यादा एड ऑन करके एक चिंता व्यक्त करता है। ठीक है, तो वो बात एक सामान्य सी बात है, उसमें हम उसको सजा दें ये बात ठीक नहीं है। वन विभाग की दरियादिली का नतीजा ये हुआ कि पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पुलिस की साइबर सेल अब ट्विटर और फेसबुक को पत्र लिखकर जानकारी मांग रही है। जो कुछ नाम आए प्रकाश में, जो कि खुद जो वादी हैं मोहन सिंह रावत, उनके द्वारा जो दिए गए हैं, सबसे पहले उनकी वो होगी इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको जांच की जाएगी क्या उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल जंगल में आग के तांडव की न्यूज भले ही फेक रही हो, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक उसने सचमुच की आग लगा दी। लेकिन इस आग को बुझाने में वन विभाग ने ठीक वैसे ही हाथ पीछे खींच दिए जिस तरह वो जंगल की आग बुझाने में अक्सर कामयाब नहीं हो पाता। देहरादून सतेंद्र बर्थवाल के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। वहीं जंगलों की आग पर आरुषि निशंक ने ट्वीट कर सफाई दी है। ट्वीट कर आरुषि ने बताया कि उन्हें ये जानकारी किसी भरोसेमंद मीडिया से मिली।
हालांकि आरुषि ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड सरकार और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग ट्वीट कर राजनीति कर रहे हैं। आपको बताएं कि आरुषि ने पहले उत्तराखंड के जंगलों की आग पर ट्वीट किया था। उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई से प्रदेश के मैदानी इलाकों में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फिलहाल हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक जो हैं विक्रम सिंह, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 1 से 3 जून तक मौसम साफ रहेगा, तो वहीं 4 जून से प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना जताई गई है। वो चलती रहेगी, लेकिन और जगह जो मौसम है वो करीब करीब 1 जून से साफ होना थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो अभी जो 2 से 3 दिन है इसमें एक्टिविटी है, और जो इंटेंसिटी वाइज देखें लाइट से मॉडरेट तक की अनेक जगहों में वो आज है। कल से जैसे मैंने बोला थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी। और अब एक अपडेट अल्मोड़ा जिले से, जहां पर दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ ही बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली और इसके साथ ही जंगलों में लग रही आग भी बुझ रही है। वन विभाग के साथ ही जल संस्थान ने भी बारिश होने से चैन की सांस ली है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड लाइव में कि राज्य सरकार ने भले ही दुकान खोलने का समय सुबह 7 से शाम के 7 बजे का कर दिया हो, लेकिन नैनीताल में बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज अचानक मौसम में आया बदलाव, जिसके चलते लोगों की आवाजाही कम देखने को मिली। मौसम में आए बदलाव के कारण शहर में एक बार फिर से ठंडक लौट आई है। नैनीताल के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और ये देख सकते हैं कि जो बादल हैं वो शहर में छाए हुए हैं और ये बाजार का इलाका है, माल रोड का पूरा इलाका है। यहाँ पर अमूमन काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस दौरान होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते पर्यटक यहाँ पर नहीं हैं, जिसके चलते जो वीरानी है वो छाई हुई है। हालांकि जिस तरह से मौसम बदला है उससे शहर में एक बार फिर ठंड लौट आई है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कल लॉकडाउन का समय बढ़ाया है और जो बाजार खुलने का समय है उसको 7 से 7 बजे तक किया है, लेकिन जो 2 बजे ही जो लोगों की आवाजाही है वो काफ़ी कम बाज़ारों में होने लगी है। इससे ये कह सकते हैं कि या तो मौसम बदलने से लोग घरों में चले गए हैं, या जिस तरह से मौसम अचानक बादल छाए हैं, बारिश के आसार बने हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी दी है कि आज और कल में यहाँ पर बारिश होगी, उसका असर भी ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने अपना समय बदला है उसका असर फिलहाल दिख नहीं रहा है और जो लोग हैं वो समय से पहले ही घरों को जा रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो जंगलों को आग से बचाने के लिए टिहरी में युवाओं में जागरूकता देखी जा रही है। तिवाड़ और मरोड़ा गांव के युवाओं ने कमेटी बनाकर गांव के आसपास पिरूल इकट्ठा करने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे आग की घटनाओं को कम किया जा सके। पहाड़ में जंगलों में आग का सबसे बड़ा कारण पिरूल ही है, जो आग में पेट्रोल का काम करता है। वन विभाग द्वारा भी इन दिनों पिरूल इकट्ठा किया जा रहा है और कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। इन युवाओं का कहना है कि बाहर से लौटे युवा की इनकी मदद करने के लिए वो सामने आ रहे हैं और अपने गांव के आसपास में ये पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे जंगलों को आग से बचाया जा सके। अब आपको बताएं कि वन्यजीव भी इससे सुरक्षित रह सकते हैं। मेहनत करके आपस में किसी के वो न करके इसको इकट्ठा करके सही कर दिया जाए, जिससे आगे घटनाएं न हो, कि जंगली जानवरों को भी बचाया जा सके। पाकिस्तान से टिड्डियों का जो दल आया है उसकी बात करते हैं। राजस्थान से होते हुए यूपी में प्रवेश कर चुका है। टिड्डी दल यहां कई एकड़ फसल नष्ट कर चुका है अब तक और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में भी कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया। विशेषकर मैदानी जिलों जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए अपनी फील्ड टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि टिड्डियों के हमले से साग, सब्जियों और फलों को बचाया जा सके। में कुमायूं के समस्त जनपदों के अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर इसके प्रकोप की स्थिति कहीं दिखती है तत्काल इसमें कार्रवाई करें और किसान भाइयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने खेतों में धुआं करें और टीन या थाली इत्यादि बजा करके खेतों में आवाज करें ताकि वो टिड्डी वहां बैठ न पावे।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने क्वारंटीन सेंटर में 6 साल की बच्ची की मौत के मामले में संज्ञान लिया। आयोग ने गुरविंदर सिंह चड्ढा की शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम नैनीताल को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 25 मई को नैनीताल जिले के बेतालघाट में क्वारंटीन सेंटर में बच्ची को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। देहरादून से बिहार के लिए एक श्रमिक ट्रेन 1152 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 2 महीने से मजदूर फंसे हुए थे। ऐसे में आज श्रमिक एक्सप्रेस से कई मजदूर बिहार भेजे गए। इन सब मजदूरों के लिए खाने पीने का सामान दिया गया। इनको मजदूरों ने कहा कि जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे वो फिर से उत्तराखंड में काम पर लौटेंगे। अभी घर जा रहे हैं आप सब, खाना पीना सब दे रहा है पैसे उसे नहीं है जी। हाँ जी, ये तो वहाँ से 2 महीने से फंसे हुए थे। कहाँ काम करते थे? उधर ऋषिकेश में ही है। अच्छा, तो आपको खाना पीना तब मिला है? हाँ मिलता था खाना सर। और यहाँ ट्रेन में जब जा रहे हो? हाँ तब मिला है। अभी देहरादून से बिहार एक श्रमिक ट्रेन भेजी गई है जिसमें करीबन 1152 यात्री मौजूद है और ये उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे और 2 महीने से लॉकडाउन के चलते ये सब लोग फंसे थे और बिहार के लोग हैं ये। और फिलहाल इनको ट्रेन में खाने पीने की सारी सुविधाएं दी गई है, इवन कि मेडिकल सारी चीजें बताई गई है कि आपको क्या अगर कोई दिक्कत होती है तो किस नंबर पे डायल करना है। तो ये सभी लोग हैं, इसमें बूढ़े भी है, बच्चे भी है, जवान भी है, औरतें भी है, सभी लोग मौजूद है और ये लगभग 2 महीने से फंसे थे। और एक अच्छी बात है कि ये सब एक आशा लेके यहाँ से जा रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और बीमारी एक बार फिर से का वायरस का जो प्रभाव कम होगा, दोबारा से ये उत्तराखंड काम के लिए लौटेंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। प्रतापनगर से अगली खबर, जहां पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने प्रवासियों को लेकर सरकार पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि प्रवासियों के लिए क्वारंटीन सेंटरों पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों के पास संसाधनों का अभाव होने से सैंपलिंग का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अल्मोड़ा जिले में सरकारी आंकड़े के अनुसार 22,000 से ज्यादा प्रवासी आ गए हैं। अब जिले में आज तक 39 कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। लगभग 1600 प्रवासियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 15,000 से ज्यादा प्रवासियों को होम क्वारंटीन किया गया। नोडल अधिकारी का कहना है कि जो भी प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जनपद में 22,609 प्रवासी जो है आ गए हैं। उनमें से 15,175 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और आज की तारीख में 1,559 लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना के रामनगर डांडा में पति पत्नी के झगड़े के बीच में साले को बोलना भारी पड़ गया। झगड़े के बीच बहन के देवर ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जीजा और उसके भाई को गिरफ्तार किया। हमेशा से जहां पर पुलिस लेट लतीफी और आराम से काम करने के लिए चर्चाओं में रहती है, तो वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने एक मां को 7 साल पहले बिछड़े बेटे से मिलवा डाला है। पुलिस ने मां बेटे को मिलवाने के लिए 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। सीओ ने बताया कि 24 मई को पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राजस्थान के श्रीगंगानगर थाने में मैसेज आया कि मानसिक रूप से कमजोर ये युवक अपने आप को उत्तरकाशी का बता रहा है, जिसके बाद पुलिस युवक को लेने श्रीगंगानगर रवाना हो गई। एक सूचना मिली थी ईश्वरपुर थाना राजस्थान से कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है जो अपना नाम पता ठीक से नहीं बता पा रहा है, पर टूटे फूटे शब्दों में उसका उत्तरकाशी बड़कोट का होना बताया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत हमने एक पुलिस टीम रवाना की और उस व्यक्ति को वहां से बरामद कर बड़कोट लाए हैं। इनका मेडिकल करवा दिया गया है और इन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उत्तराखंड लाइव में बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें सीएम कोविड फंड में एक बड़ी राशि आई है। बड़ी मदद मिली है, 50 करोड़ की मदद मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है 50 करोड़ की धनराशि। सचिव एसपी सुबुद्धि ने एसीएस
ओम प्रकाश को सौंपा है चेक। तो ये बड़ी राशि सीएम कोविड फंड में 50 करोड़ की मदद मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है 50 करोड़ की धनराशि। तो ये बहुत बड़ी राशि 50 करोड़ की, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सचिव एसपी सुबुद्धि ने एसीएस ओम प्रकाश को ये चेक सौंपा है। भारत ने चीन और नेपाल सीमा से सटे हुए लिपुलेख तक सीधा रास्ता तैयार कर लिया है। अब आपको बताएं कि सामरिक नजरिए से अहम लिपुलेख दर्रे तक भारत की पहुंच होने पर ड्रैगन के साथ ही नेपाल भी परेशान है। ये रास्ता भारत के लिए कितना अहम है, इसी से समझा जा सकता है कि एशिया की सियासत भी इन दिनों इसी के इर्द गिर्द फोकस हो रही है। आपका चैनल न्यूज 18 देश का पहला चैनल ऐसा है जो लिपुलेख दर्रे तक पहुंचा है। आठ मई को लिपुलेख सड़क का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ही ये सड़क पूरे के पूरे एशिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क भारत के लिए सामरिक नज़रिए से तो महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन व्यापार के लिए भी ये खासी अहम है। इसके अलावा जो बॉर्डर में रहने वाले इंडियन हैं उनके लिए भी ये सड़क खासी मायने रखती है। बारह साल की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने भले ही चीन की दहलीज तक सड़क काट ली हो, लेकिन इस पर सफर करना अभी भी आसान नहीं है। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क में गर्भाधार से छियालेख तक का सफर रोमांचित तो करता ही है, साथ ही दांतों तले उंगली दबाने को भी मजबूर कर देता है। नीचे रौद्र रूप में बहती महाकाली नदी और ऊपर गगनचुंबी पहाड़ यात्रियों की सांसें थामने के लिए काफी हैं। लेकिन न्यूज 18 इसकी परवाह किए बिना अपने दर्शकों के लिए वहां पहुंचा, उस जगह जिसके बारे में इन दिनों हर कोई जानना चाह रहा है। लिपुलेख तक सड़क पहुंचने से मानसरोवर यात्रा में पैदल यात्रा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे दर्जनों गाँव की राह भी आसान हुई है। लिपुलेख तक सड़क बनना हमारे ब्यास और चौदास दारमा घाटियों के लोगों के, धारतुला तहसील के लोगों के लिए एक बहुत क्या कहते हैं सार्थक जीवन के लिए हुआ है। सफ़र बहुत आनंददायक है, रिस्क भी है। सफ़र में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, बहुत परेशानी भी हो रही है। रोड बहुत बढ़िया बना रही है, लेकिन कहीं कहीं पर तो बहुत ही दिक्कत आ रही है। लिपुलेख पहुंचने के लिए सबसे खतरनाक है छियालेख की चढ़ाई। 3,350 मीटर की ऊंचाई पर बसे छियालेख को पार कर ही गुंजी तक पहुंचा जा सकता है। गुंजी भारतीय सुरक्षा तंत्र का केंद्र बिंदु है। गुंजी के बाद न्यूज 18 वहां पहुंचा जिसकी चर्चा इन दिनों जमकर हो रही है। जी हाँ, वो जगह है काला पानी, जो भारत और नेपाल के बीच दशकों से विवाद का केंद्र रहा है। जबकि 1955 से ही काला पानी में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सरहद की रक्षा में तैनात हैं। माना यह जाता है हमेशा से कि काली नदी का स्रोत काला पानी है, लेकिन नेपाल ये कहता है कि काली नदी का स्रोत काला पानी न होकर के लिम्पियाधुरा से निकलने वाली एक दूसरी जलधारा है जिसको कुटी यांगटी कहते हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है जो आज काला पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी जो यहाँ बेटी बुआरी का रिश्ता है उस रिश्ते को कायम रखते हुए, अपनी पुरानी मित्रता को देखते हुए यह स्थिति सामान्य होगी। काला पानी के बाद सफर शुरू होता है नाभि ढांका, जहाँ ओम पर्वत के ठीक दाईं ओर भारत, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन है। इससे महज कुछ दूरी पर बर्फ से पटा लिपुलेख, वो लिपुलेख जिस पर नेपाल अपना दावा कर जता रहा है। जहां तक हिंदुस्तान की पहुंच होने पर ड्रैगन भी बौखलाया है, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की। उसे चिंता है तो सिर्फ अपने सीमा के प्रहरियों और बॉर्डर पर सदियों से रहने वाले भारतीयों की।
चीन और नेपाल बॉर्डर पे सटे लिपुलेख का सफर जो हमने शुरू किया था उसके अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। अभी हम लोग नाभिढांग में मौजूद हैं। तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये मौजूद है और नाभिढांग से लिपुलेख की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और किन्हीं कारणों से अभी वहाँ आम आदमी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। तो जो कठिन सफर पिथौरागढ़ से नेटवर्क 18 ने शुरू किया था उसका समापन नाभिढांग में हो गया है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, नाभिढांग, पिथौरागढ़। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां पर होम क्वारंटीन में बुजुर्ग की मौत हो गई है। 21 मई को दिल्ली से लौटा था ये बुजुर्ग और सियालदे ब्लॉक के तलाई गांव का ये मामला है। डॉक्टर ने बुजुर्ग का कोरोना सैंपल अब लिया है। न्यूज 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए अब अच्छी खबर है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम के 4:27 पर देख सकते हैं। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी तो वहीं मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो देखना न भूले हर शाम 4:30 बजे उत्तराखंड लाइव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।